हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कुतुब सर में। तो चलिए फ्रिक्शन शुरू करते हैं। थंबनेल पर आपने टॉपिक देख ही लिया है, फ्रिक्शन। डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स कैसे होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ फ्रिक्शन, है ना। ध्यान से सुने, फ्रिक्शन क्या है और फ्रिक्शन से होता क्या है, दो बातें हैं। तो फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर ट्राई टू मूव, ट्राई टू स्लाइड, ट्राई टू मूवमेंट, है ना, चलने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, तब दोनों की कांटेक्ट सरफेस के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है जो क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। ठीक है, हम लिख लेते हैं व्हाट इज फ्रिक्शन। Friction is a force which opposes relative motion of an object with respect to another contact object। देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट की सरफेस पर दूसरा ऑब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट उस पर मूवमेंट करने की कोशिश करता है, तो उसके कांटेक्ट सरफेस पर एक फोर्स जनरेट होता है जो अपोज करता है किसे, रिलेटिव मोशन को। क्लियर है बात? इसी को फोर्स फ्रिक्शन कहते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जैसे कंसीडर कीजिए कि आपके पास में एक टेबल है, और इस टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। क्लियर? इस ऑब्जेक्ट को आप ट्राई करना चाहते हैं, मूवमेंट देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जब हम इसके नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, ये तो वेट हो गया और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन आर हो गया, हम इसको इस डायरेक्शन में फोर्स देते हैं, लेकिन फोर्स देने के बावजूद ये मूवमेंट करना शुरू नहीं करता है। एक कंडीशन होती है कि ये मूवमेंट नहीं करता है एक पर्टिकुलर फोर्स तक। तो जब हमने इसे फोर्स लगा दिया, यानी एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे, तो ये मूवमेंट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है इसका मतलब इस पर्टिकुलर फोर्स को कोई दूसरा फोर्स है जो बैलेंस कर रहा है। बस इसी फोर्स को क्या नाम दिया जाता है, फ्रिक्शन। इसी को हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना शुरू किया। फोर्स लगाने पर वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं करता है। क्लियर? कब तक नहीं करेगा? जब तक एक पर्टिकुलर फोर्स, ये जो मैं बोल रहा हूं इस फ्रिक्शन के इक्वल फोर्स ना लग जाए। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता है ना, वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता है। ये कब तक बढ़ता है? एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, ये ऑब्जेक्ट इस टेबल के टॉप पर स्लाइड करना शुरू कर देता है। तो जिस पर्टिकुलर फोर्स पर यह स्लाइड करना शुरू करता है, बस वहां तक फोर्स बढ़ता है। और फिर क्या होता है कि जब हम इसे फोर्स लगाते हैं, तब यह मूवमेंट शुरू कर देता है। इस तरह से यह मूवमेंट कंटिन्यूअस हो जाता है और इसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो अब यहां से ध्यान दीजिए, O से इस पर्टिकुलर पॉइंट A तक जो फोर्स लगा, इस फोर्स की वजह से जो फ्रिक्शन डेवलप हुआ, मतलब जो इसके बीच में फ्रिक्शन था, वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन था। कैसा फ्रिक्शन था? सेल्फ एडजस्टिंग, यानी जब हम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे थे, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ा रहा था। इसी सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन को हम नाम देते हैं यहां पर, यही सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहलाता है ये? स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस ए पर जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है फ्रिक्शन की,
ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिली फ्रिक्शन की, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस मैक्सिमम वैल्यू को कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के जस्ट बाद यहां जो मूवमेंट होता है तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, इसे कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस: स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप इस तरह से समझिए कि जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कौन से फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू? आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अभी हमने देखा ना, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन निकाला। वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो किस बात पर डिपेंड करती है? यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नॉर्मल रिएक्शन। इसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप घर पर करके देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट को आपने रखा उस किसी टेबल पर और ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करने की कोशिश की, मूवमेंट देने की कोशिश की। ठीक है, ये टेबल का टॉप है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, इसको मोशन दे रहे हैं। इसमें जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो किस पर डिपेंड करेगी? इसके नॉर्मल रिएक्शन पर। ये मैं कहना चाहता हूं, नॉर्मल रिएक्शन को आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर इसी के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो आर की वैल्यू या एन की वैल्यू और बढ़ जाएगी, है ना? आप समझ गए? जब पहले ऑब्जेक्ट रखा था तो उसका जो वेट था, उसके वेट को बैलेंस कर रहा था नॉर्मल रिएक्शन आर। अब वेट बढ़ गया तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ेगा। जब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू N एंड F इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल M। व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। क्लियर? आया समझ में? पहली बात। दूसरा क्या कहता है? दूसरा ये कहता है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखते हैं, मतलब जैसे टेबल ली, टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा, उसको ट्राई कर रहे मूवमेंट करने का। क्लियर? अगर कांटेक्ट एरिया का नॉर्मल रिएक्शन हर पॉइंट पर, कांटेक्ट एरिया जितना है उसका नॉर्मल रिएक्शन हर पॉइंट पर अगर सेम है ना, तो जो कांटेक्ट एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कांटेक्ट एरिया of the two surfaces till normal reaction is same। जब तक नॉर्मल रिएक्शन सेम है ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसी के अंदर जुड़ा हुआ पॉइंट और क्या लिखेंगे? but it depends on nature of surface, यानी कितना सरफेस रफ है उस पर डिपेंड करता। क्लियर? ये हमारे पास में लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में एक सिंपल सा प्रॉब्लम दे दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये सरफेस है दो,
इन दोनों सरफेस के बीच में म्यू कितना है, मान लीजिए 0.4 है, ठीक है। इसका जो मास है वो 10 किलोग्राम है, ठीक। इसका मास कितना है, 10 किलोग्राम। क्लियर। अब आपसे कहा जाए कि इसके बीच में फ्रिक्शन कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत आसान है, देखिए अभी हमने पढ़ा फ्रिक्शन निकालना है हमें। F इज इक्वल टू क्या देखा था हमने, म्यू नॉट डॉट कैपिटल एन। देखिए एन क्या रहेगा, ये वेट को बैलेंस कौन करेगा, नॉर्मल रिएक्शन, एन या आर कुछ भी लिखे, तो वेट के इक्वल है एन, यानी म्यू नॉट एम जी। तो एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह लिखेंगे 0.4, 10, 9.8, सॉल्व कर लीजिए। 392 और पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट 39.2 न्यूटन। दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन दिस ऑब्जेक्ट बाय द सरफेस। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को एक सरफेस पर रखा, ये रिजिड वॉल है ना, यहां से एक पुली कनेक्टेड है और एक कॉर्ड से इसको कनेक्ट कर दिया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में खींचता हूं, है ना, और यहां पर जो फ्रिक्शन है μ1 इज इक्वल टू मान लीजिए 0.3 है, और यहां पर जो फ्रिक्शन है मान लीजिए वो है μ2 इज इक्वल टू 0.4। इसका मास m1 है या m2 है और वो कितना है 10 किलोग्राम, और नीचे वाले ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है m1 इक्वल टू 20 किलोग्राम। क्लियर। नाउ कैलकुलेट फ्रिक्शन ऑन दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, है ना। अब हमें फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है या फ्रिक्शन के लिए इक्वेशन बताना है, कैसे बताइए यहां फ्रिक्शन कितना रहेगा। चलिए समझते हैं। यहां पर फ्रिक्शन निकालना है, इसका पूरा वेट कितना रहेगा फॉर F1, फ्रिक्शन कितना रहेगा, इस ब्लॉक का वेट प्लस इस ब्लॉक का वेट दोनों मिलकर नॉर्मल रिएक्शन बनाएगा इस सरफेस पर, तो कितना रहेगा ध्यान दीजिए, m1 प्लस m2 डॉट जी, ये तो नॉर्मल रिएक्शन, और इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ में यहां का ऐड होगा, ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। कितना आएगा देखिए, कितना आया, यह आएगा 0.3। क्लियर। तो ध्यान दीजिए F1 कितना आया, इस जगह पर F1 कितना आया 0.3, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 रहेगा 10 प्लस 20 दैट इज 30 और मल्टीप्लाई 9.8, सॉल्व कर लीजिए। F1 is equal to, for simplicity of mathematics we can consider 10, okay, 3 3s are 9, 90 Newton. This is the friction on the first surface of at the bottom side of first object. Clear. अब टॉप पर कितना रहेगा, यहां पर फ्रिक्शन कितना रहेगा चेक करें, ध्यान दीजिए। ये ऑब्जेक्ट जब इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, अच्छा फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी समझते हैं। F1 की डायरेक्शन क्या रहेगी, देखो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो यहां जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, मतलब ये F1 है। क्लियर। अब हम इस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट के नीचे बॉटम पार्ट पे फ्रिक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान दीजिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ यहीं पर होगी, ये नॉर्मल रिएक्शन कितनी रहेगी, F2 कैलकुलेट कर रहा हूं, देखिए 0.4 मल्टीप्लाई नॉर्मल रिएक्शन यहां के लिए, इसका मास m2 और g, तो F2 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 0.4 मल्टीप्लाई m2 की जगह पर क्या लिखेंगे 10 एंड मल्टीप्लाई 10 दैट इज 40 न्यूटन। दिस इज द फ्रिक्शन F2।
यहां तक का काम बहुत इजी था। आप समझिए रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट जो हमने आपको पढ़ाया कि फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो कैसे, ध्यान से समझे। ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, ये वाला फ्रिक्शन भी इस डायरेक्शन में फॉर दिस ऑब्जेक्ट, है ना। मास m1 के लिए फ्रिक्शन कहां रहेगा, देखिए समझे, ये मास m1 है ना, ये मास m1, इसके लिए फ्रिक्शन F1 इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में। तो इस पर यानी मास m1 पर नेट फ्रिक्शन क्या होगा, नेट फ्रिक्शन ऑन मास m1 कितना रहेगा, देखिए F1 प्लस F2, दैट इज F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। फाइनल आंसर क्या बनेगा बेटा, फाइनल आंसर बनेगा 90 प्लस 40, दैट इज 130 न्यूटन। क्लियर, आया समझ में। जबकि ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन कहां रहेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये कॉर्ड जब नीचे घूमेगी तो ये वाला पार्ट इधर जाएगा, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा, फ्रिक्शन रहेगा इस डायरेक्शन। क्लियर, तो इस पर फ्रिक्शन कितना रहेगा, M2 पर फ्रिक्शन रहेगा 40 न्यूटन, जबकि M1 पर नेट फ्रिक्शन कितना रहेगा 90 प्लस 40 दैट इज 130 न्यूटन। क्लियर, कॉपी कर सकते हैं आप। Now let us assume this is a wall, ये वॉल है, इस वॉल पर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से मैंने रखा, ठीक है। इसका जो इस डायरेक्शन में, मतलब ये जो इसके कांटेक्ट सरफेस पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.4 है। इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाकर इसको रोक कर रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं, है ना। समझे, इस तरह से समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर रोक कर रखने की कोशिश कर रहा हूं बोर्ड पर। अगर मैं फोर्स कम लगाता हूं, है ना, तो ये रुकेगा नहीं, ठीक है, ज्यादा लगाना पड़ेगा फोर्स, तभी ये ऑब्जेक्ट रुकेगा। अब इस ऑब्जेक्ट पर मैं कितना फोर्स लगाऊं कि ये यहीं पर रुक जाए, बात समझ में आ गई, प्रॉब्लम समझ में आ गया। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका मास है m, मान लीजिए मैंने इसको फोर्स लगाया कैपिटल F, तो व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, पहले तो देखिए आप समझे, इसकी FBD बनाते हैं। FBD कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, इस पर वेट लगेगा W इक्वल टू mg। बताइए इस पर नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगी, ये नॉर्मल रिएक्शन जितना फोर्स यहां से लगेगा वो यहां है ना, तो ये फोर्स लग गया, यही फोर्स नॉर्मल रिएक्शन में तब्दील होगा, है ना, इस सरफेस के साथ में 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक, आप ध्यान से समझे, यहां पर फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन रहेगी वो इधर रहेगी। क्लियर, फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर रहेगी। अब ये फ्रिक्शन किसे बैलेंस करने वाला है, W को बैलेंस करने वाला है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, दिस फ्रिक्शन, और ये F को किसकी तरह ट्रीट कराना है, R की तरह। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, F इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू R, दैट इज F इज इक्वल टू म्यू डॉट कैपिटल F, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये आ गया यहां तक। अब म्यू की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, है ना, म्यू दे दिया, म्यू इज इक्वल टू 0.4 F है, यहां पर आ गया स्मॉल f। अब देखिए यहां पर वेट कितना है, mg। सोचिए अगर फ्रिक्शन की वैल्यू इस mg से के बराबर है ना, इस mg के बराबर या बड़ी है, तब तो ये बैलेंस होगा, है ना, तब तो इसे हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम इससे छोटी वैल्यू रखेंगे, यानी वेट से छोटी वैल्यू अगर ये आ गई, तो क्या बैलेंस होगा, नहीं होगा। इसका मतलब 0.4 F शुड बी, यानी ये फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू
mg, यानी यहां पर कैपिटल F कितना आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 0.4 दैट इज म्यू। एक जनरल फॉर्मूला बन गया, और ये जनरल फॉर्मूला क्या बना कि जो फोर्स हम लगाने वाले हैं वो फोर्स कितना होना चाहिए, mg डिवाइडेड बाय म्यू के इक्वल। क्लियर है बात, एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए। आया समझ में, बस ये आंसर है। चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सर्कुलर पाथ पर मोशन कैसे होता है उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।